हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। 2 दिन हो गए हैं बिना किसी पढ़ाई के। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। ये देखो पिछले 10 सालों में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल 2019 में पूछा गया था दिल्ली में, और ऑल इंडिया में 2011 में पूछा गया था। ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। और में आया था या तो इसके लिए ड्रॉ कर दो या फिर इसके लिए ड्रॉ कर दो। इसके बाद पूछा गया था व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती है। फिर क्वेश्चन आया था 2010 सीबीएसई में कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। 2 पॉजिटिव चार्ज एक जैसे जब एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे हो, कुछ डिस्टेंस पे हो, तो इनके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ। अभी भी ड्रॉ। उसके बाद क्वेश्चन आया था 2016 में 3 मार्क में क्वेश्चन आया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कि डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। और यहाँ पे भी ये तो हो गया 1 नंबर में, ये हो गया 1 नंबर में, और एक और पूछा गया था कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। 3 मार्क में क्वेश्चन आया था 2016 सीबीएसई में। तो इन सब क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, एकदम हलवा है, ठीक है। और इस हलवे को आज खाना है। बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलो समझते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड होने पे जब तुमने समझ लिया, वापस से शुरुआत में आना और इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स खुद से सॉल्व करके देखना। आई गारंटी यू, अगर तुमने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है तो हर क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से कर दोगे, ठीक है। तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले हम कर लेंगे। इसके अलावा कोई वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। चलो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते क्या हैं। सर सरफेस तो होते हैं, हाँ, मतलब कुछ एरिया वाली चीज़ें तो होती हैं, पर ये इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल वोल्टेज, जो हमने पढ़ा है। सिर्फ वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सरफेसेस यानी कि ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम या हम बोलें इक्वल हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो। सर ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, एक पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने प्लस क्यू, और इसके आसपास इसको सेंटर मानते हुए मैंने एक स्फेयर बना दिया। सर्कल नहीं है, क्या है? स्फेयर बना दिया, ठीक है। 3D वाली फीलिंग दिला देते हैं। चलो कुछ 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 कुछ, ठीक है, स्फेयर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुन लेना मेरे भाई, ये जो स्फेयर है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये स्फेयर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके हर पॉइंट पे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। सपोज करो इस स्फेयर की रेडियस है कैपिटल R। एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आता है, इसे मैं बोलता हूँ P। तो P पे पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/R। इस Q पॉइंट पे निकालो, इसकी डिस्टेंस कितनी है? R ही है। तो V8Q भी कितना आएगा? KQ/R। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकालो, पोटेंशियल कितना आएगा? V8 एनी पॉइंट इस स्फेयर के ऑफ स्फेयर कितना आएगा? KQ/R। यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल
सेम है, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है या इक्वल है, तो ऐसे स्फीयर को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सर ये एक ही स्फीयर होगा क्या? नहीं, एक और बना लो बड़ी रेडियस का, एक और स्फीयर बना लिया बड़ी रेडियस का। अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दो स्फीयर बना दिया ना, तो ये स्फीयर अपने आप में इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सपोज इस वाले स्फीयर की रेडियस है R2, तो इसके हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा? सर इसके हर पॉइंट पे आ जाएगा KQ/R2, यानी कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। लेकिन ये दोनों सेम जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ इसकी वैल्यू आ रही होगी 40 और इसकी वैल्यू आ रही होगी 20, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल रहा होगा 40 वोल्ट और इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल रहा होगा 20 वोल्ट। समझे मेरी बात को? ठीक है, ये बारीकियाँ जो कंफ्यूज करती है वही क्लियर कर रहा हूँ मैं। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। लेकिन देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दोनों का पोटेंशियल आपस में सेम हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उन्हें हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर हम। डेफिनेशन पूछी भी गई थी। डेफिनेशन लिखते हैं हम इंग्लिश में। सरफेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। क्लियर? उन्हें हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक दूर तन्हा अकेला रखा हुआ पॉइंट चार्ज, ये हो गया प्लस Q। इसके लिए अगर हमसे कोई बोले कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? सर एक स्फीयर, ये होगा एक और स्फीयर। ऐसे कितने भी स्फीयर बना सकते हैं? हाँ, बहुत सारे स्फीयर अपन बना सकते हैं। एक यहाँ स्फीयर, तो S1 S2 S3। सर ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे क्या? नहीं, ये जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसे और अच्छे से बना लेते हैं अपन, थोड़ा वो दिखाते हुए कि भाई पहले जब पास रहेंगे तो डिस्टेंस पास रहेगी और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये था अपना प्लस Q, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे थोड़ी दूर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इससे थोड़ी ज़्यादा दूर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको मैंने S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, इसको S3 बोल दिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ S1 S2 एंड S3 आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल एट S1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट S2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट S3। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि V एट एनी पॉइंट ऑफ S1 के किसी भी पॉइंट पे ले लो, वो कितना होगा? KQ बाई, इसे मैं बोल देता हूँ R1, इसकी रेडियस बोल देते हैं R2 और इसकी रेडियस बोल देते हैं R3। तो ऑफ S1 कितना होगा? KQ बाई R1। अब तुम यहाँ पे निकालो तो भी KQ बाई R1, यहाँ पे निकालो तो भी KQ बाई R1, यहाँ पे निकालो तो भी KQ बाई R1। तो S1 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, S1 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही
मतलब V एट एनी पॉइंट ऑफ S2 कितना होगा, KQ/R2। किसी भी पॉइंट पे निकाल लो तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन दोनों का। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि VS1 और VS2 इक्वल होंगे, इक्वल है क्या सर, ये तो KQ/R1 है, KQ/R2 है, इक्वल नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब याद करो क्वेश्चन आया था कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो एक पॉइंट चार्ज ले लो, उसे सेंटर मान के दूर जाते हुए स्फेयर बना दो, तो वो हो गए उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात। ये क्या है, स्फेयर्स S1 S2 एंड S3। सर्कल मत मान लेना इन्हें, ठीक है, सर्कल नहीं है, स्फेयर्स हैं ये। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की फील आई होगी कि सर ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। नोट करो, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ खास बातें होती हैं इनकी जो हमेशा सही होती है, उन्हें हम देख लेते हैं। नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो डेफिनेशन पूछी गई थी, कितनी आसान डेफिनेशन है कि द सर्फेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, वो वाले सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हर तरह के केस में अलग अलग तरह के सरफेसेस होते हैं, ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तो टॉपिक डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहली इनकी खास बात होती है कि सपोज करो जैसे ये है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। इसका मतलब सर आप ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B, इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज, बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा। देखो सर हम निकालेंगे VA माइनस VB, तो VA और VB तो इक्वल ही है भाई, ज़ीरो ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि VA और VB बराबर है, जब भी तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हमने ये बोला कि ये जो है, ये S1 बोलता हूँ, तो ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल रहेगा, यानी कि A का पोटेंशियल B के बराबर रहा, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा ना बाबा। समझ में आई बात, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कोई से भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों का सेम ही तो है, डिफरेंस निकालोगे जीरो आएगा, इसलिए तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नोट कर लो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं बोल रहा हूँ हलवा टॉपिक है, बहुत ईजी सी बातें हैं, समझ में आएगी सारी। हो गया, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं इसकी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये A है, ये B है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया था फर्स्ट वीडियो में कि सर W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ, A से B ले जाने में अपॉन टेस्ट चार्ज की वैल्यू। तो अगर ये VA माइनस VB ही
ज़ीरो है, इसका मतलब वर्क डन भी कितना होगा, ज़ीरो। यानी कि चार्ज को ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो ही होगा, कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल, जब तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो आया है। इसे मैं बोल देता हूँ वापस से S1, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तभी ये बातें सच हो रही है। किनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, भाई पोटेंशियल इक्वल है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, और उस वजह से वर्क डन भी ज़ीरो, के किसी भी चार्ज को ए से बी पे ले जाओगे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ये देख लो, सर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो वर्क एक्सटर्नल को भी कितना होना पड़ेगा, ज़ीरो। और हमें ये पता है कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क डन होता है, जितना हम करते हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क डन करता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका वर्क डन भी ज़ीरो रहेगा। तो इस बात को लिख देते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमारा फोर्स, या हम बोलें इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लो, एक्सटर्नल फोर्स बोल दो, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन, या फिर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज कितना होगा भाई, सर कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ज़ीरो। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ज़ीरो। सर आप बोल रहे हो कि एक्सटर्नल वर्क डन इलेक्ट्रिक वर्क डन के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, फर्स्ट वीडियो को जाके देखना। ठीक है, ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जब भी तो उसको बहुत स्लोली मूव करा के यहाँ पे ला पाते हैं। हालांकि वो अलग बात है, अभी के लिए क्या याद रखना है कि सर ए से बी ले जा रहे हो, कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना लगेगा, ज़ीरो लगेगा रे। ठीक है, नोट कर लो, जब तक इंक डाल लेता हूं मैं। तो कोई पूछे कि भाई प्रूव दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल इज ज़ीरो, तो ये प्रूव कर दो भाई यहाँ से कि वर्क डन होता क्या है, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो इसलिए वर्क भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसी को एक और भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पहले मैं तुम्हें इसकी फील्ड दिलाऊंगा, फिर मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वापस से अपन एक सरफेस मान लेते हैं, किचकू। सर यही सरफेस क्यों लेते हो, ये आसान है, फील आ जाती है इसमें, S1। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सेकंड वाले पॉइंट को देखो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल मतलब ऐसे, जिस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसी डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इस तरफ ही, ऐसा कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। सर ऐसे कैसे कह सकते हो सर आप ये बात, देखो
इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ बी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वी ए और वी बी बराबर होंगे, हाँ या ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वी और वी बी बराबर होंगे। लेकिन याद करो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अगर इस हिसाब से देखें तो सर जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए बी से। ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल तो कम होता जाएगा, तो फिर ये दोनों तो बराबर ही हो ही नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल नहीं हो सकती कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है पोटेंशियल बराबर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जब वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाली थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। समझ में आई बात? तो भाई इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, और अगर पोटेंशियल कम होता जाएगा तो फिर ये दोनों का पोटेंशियल बराबर थोड़ी ना रह पाएगा, और पोटेंशियल बराबर नहीं रह पाएगा तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये थी कंसेप्ट वाली बात, समझ में आई? अब मैथमेटिकली भी प्रूव देता हूँ। चलो चाहो तो नोट कर लो इसे, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ भी देते हैं। प्रूफ कि भाई ये हो गया अपना सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस S1। इस पे वापस से हमने 2 पॉइंट ले लिए A B, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आई थी, dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर, कि सर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर मैं वो वाली बोल दूं कि डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। अब डेल्टा V क्या है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब डी आर किस डायरेक्शन में है सर, जिस तरफ अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, तो ये रही डी आर की डायरेक्शन, ठीक है। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब माइनस भी इधर आके 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर को 0 होना पड़ेगा। अब क्या डी आर 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर ई डॉट डी आर को 0 होना पड़ेगा, तो कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो थीटा कितना होगा, 90, यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर इज 90। भाई हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। समझ में आई बात? क्या किया हमने कि सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब किसे 0 होना पड़ेगा, कोस थीटा को। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? नोट कर लो, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। अब इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि इस बात का यूज़ करके ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। इस बात का यूज़ करके ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। एक और बात और आएगी काम की हमारे, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे हम। तो ये रही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। वो क्या है? वो है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी कि हर तरफ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब हर तरफ कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विडिस्टेंट। इस चीज़ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि इस पे फाइट रहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर भी यहीं से आया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, हर तरफ सेम रहेगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विडिस्टेंट रहेंगे। इक्विडिस्टेंस मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल यूनिफॉर्म या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यूनिफॉर्म एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि कैसी होगी वो सर, इस तरीके की होगी, एक्स एक्सिस की तरफ है और यूनिफॉर्म है तो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, है ना। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमसे बोला है कि इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ। तो देखो 3-4 केसेस होते हैं, उनके याद भी रख लो, और वो ऐसे क्यों बन रहे हैं वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखो ये हैं हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब सपोज करो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वहाँ से ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? पिछली प्रॉपर्टी क्या थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, ऐसी, तो इससे परपेंडिकुलर कैसा रहेगा सरफेस, यही तो रहेगा, देखो 90 डिग्री। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस बना दिया अपन ने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी तो अपन ने ये ऐसे 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 करके सरफेस बना दी। सर कितने ही बना सकते हैं, बना दो, कितने ही बना सकते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो अपना सरफेस किधर बना, सर वाई जेड प्लेन में, ठीक है। ये देखो ऊपर जा रहा है और इस तरफ आ रहा है, ऊपर जा रहा है और इस तरफ आ रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बना, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बना। समझ में आई बात? एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बना, किस तरफ बना, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर और जेड एक्सिस की तरफ। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई जेड प्लेन में अपना बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात? सर इसके परपेंडिकुलर, और कैसे होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल। यहाँ भी एक और बनाओगे तो इतनी डिस्टेंस पे, फिर दूसरा बनाओगे वो भी इतनी डिस्टेंस पे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी यूनिफॉर्म होती है तो फिर कैसा बनता है, ऐसा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, जेड एक्सिस, कि भाई जेड एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे। कौन से प्लेन में बन रहे हैं सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आई बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ होती ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती वाई एक्सिस की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर अपन को सरफेस बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे बनते हैं, ऐसे रखाते हैं, हाँ या ना सर? इसके 90 डिग्री पे, इन सब से 90 डिग्री पे रही है वो। तो यानी कि ये किस तरफ होते, ये होते वाई एक्सिस की तरफ है तो एक्स जेड प्लेन में। समझ में आई बात? ठीक है। देखो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वाला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रही होती तो अपना सरफेस कैसा होता, ऐसा, यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ। सर ये याद रखना है क्या? नहीं, अभी मत याद रखो, जब तुम मैथ्स में 3D ज्योमेट्री पढ़ लोगे, बायो वालों को याद रखना है ना। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फील आ गई होगी, रख सकते हो। फिर भी जब 3D ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो और अच्छे से तुम्हें इसकी फील आ जाएगी। अभी के लिए तो बनाना सीखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये हो गए अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके परपेंडिकुलर
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये हो गए अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस। किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल बोल दो या स्क्वायर बोल दो, बेटर वर्ड रेक्टेंगल ही है कि रेक्टेंगुलर प्लेट्स के शेप में होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है तो ये ऐसे उसे काटते हुए परपेंडिकुलरली हो गए अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ड्रॉ कर लो, ठीक है सर, दोनों ड्रॉ करेंगे, हाँ कर लो। एक्स एक्सिस के केस में ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस के केस में ऐसा। जेड एक्सिस तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, जो बोर्ड में पूछा गया था। अगर जेड एक्सिस में भी बनाना है तो सर ऐसे बाहर निकालेंगे क्या? मत निकालो, इसे ही जेड एक्सिस बोल दो। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो किसी को भी कौन सा भी नाम दे, हमारी इच्छा है। तो अगर जेड एक्सिस में भी बनाना है तो ऐसे बोल दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस की तरफ और ये प्लेन हो जाएंगे एक्स वाई प्लेन की तरफ। क्लियर है बात? ठीक है ना, ऐसे ही बना दो डायरेक्ट, नोट कर लो। जिस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलावा बाकी दो का जो प्लेन बनेगा वही प्लेन में होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो एक्स एक्सिस की तरफ है तो बाकी क्या बचा? वाई जेड, उस प्लेन में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। वाई एक्सिस की तरफ है तो इसके अलावा क्या बचा? एक्स जेड, उस प्लेन में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? नोट कर लो। तो हमने देख लिया कि एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, और अभी देखो मैं तुम्हें उसका भी रीज़न देता हूँ कि वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल डिस्टेंस पे क्यों नहीं बना। एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस सरफेस कैसे बनाए थे अपन ने? ऐसे, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना सर? कहाँ बढ़ी सर? बढ़ाते हैं भाई, ये देखो, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसे यूनिफॉर्म नहीं रहती है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं कम होती जाती है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। क्लियर है क्या बात? तो इसीलिए इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होती, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? चलो, इसीलिए जब यूनिफॉर्म हो तो इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं, और जब नॉन यूनिफॉर्म हो, पॉइंट पॉइंट चार्ज की वजह से हो, तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो क्या वो इक्वी डिस्टेंट होंगे? लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे मेन तो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, ठीक है, बाकी बारीक चीज़ें हैं, बारीक चीज़ों में से कभी कभी सवाल आ जाता है। तो क्वेश्चन है, आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्वी डिस्टेंट। क्या पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं? वाई होते हैं तो क्यों, नहीं होते हैं तो क्यों? हम बोलेंगे नो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्जेस आर नॉट इक्विडिस्टेंस, आर नॉट इक्विडिस्टेंट। कैसे होते हैं पॉइंट चार्ज के लिए? बना दो, ये पॉइंट चार्ज, ये इसके पास, ये इससे थोड़ा दूर, ये इससे थोड़ा और दूर, ठीक है, दूर दूर होते हैं। यहाँ पहले इतना पास, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा और दूर। क्लियर है क्या? बहुत ज़ोरों से हवा चल रही, तो देखो भाई नहीं होते हैं। रीज़न, ये इक्विडिस्टेंट कब होते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो यूनिफॉर्म ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म। एक जैसी थोड़ी ना रहती है, बदलती है सर। पास निकालोगे तो अलग आएगी, दूर निकालोगे तो अलग आएगी, इसीलिए अलग अलग होती है। क्लियर? एक लास्ट प्रॉपर्टी और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक का हो जाता है खात्मा। नोट कर लिया?
देखो भाई, लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सपोज करो ये अपना एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इधर से कहीं से आया और उसने ऐसे इसे इंटरसेक्ट कर दिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये पूछा जाता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों। देखो हुआ क्या कि दोनों इंटरसेक्ट कर लिया, हमने मान लिया, लेट वही वाला रीज़न, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट। तो फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे देखो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट वाले सरफेस के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर, यानी कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन सर ये सेकंड वाला सरफेस तो ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इधर जानी चाहिए। लेकिन अगर अपन ने इधर दे दी तो वो तो इसकी डायरेक्शन में हो गई। बात समझ पाए कि सर अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जानी चाहिए थी, इसकी वजह से इधर जानी चाहिए थी, जो कि इम्पॉसिबल है। दो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आती, एक तो इसके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एक पहले वाले के परपेंडिकुलर, एक दूसरे वाले के परपेंडिकुलर, तो दो अलग अलग डायरेक्शन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात लिखेंगे, लेट द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, देन एट इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक वन परपेंडिकुलर टू पहला सरफेस एंड अनादर परपेंडिकुलर टू दूसरा सरफेस, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं। दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल ही नहीं, एक डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं। अरे सर बहुत हो गया आज के लिए, देखो छोटी सी चीज़ बच रही है फिर ख़त्म करेंगे। ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था कि ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। अब तो अब हम बोलेंगे, टॉपिक डालो, सम इम्पोर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे, ये डाइपोल है। हमें ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं पहले। एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी सर, इधर से ऐसी जाएगी, एक इधर से, एक ऐसी की ऐसी नीचे से, एक और ले जाते हैं सर ऊपर से, एक और ले जाते हैं इधर से, फिर एक और जाएगी ऐसी, दूसरी जाएगी ऐसी, फिर एक और इधर, इधर भी एक और, फिर एक सीधी, फिर एक नीचे, फिर एक और नीचे, एक और नीचे। तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगी तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव में अंदर आएगी तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब इसके परपेंडिकुलर बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसके परपेंडिकुलर बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है क्या बात? तो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा पास जाके देखें तो वो तो एक पॉइंट चार्ज ही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे सर, स्फेरिकल। लेकिन जैसे जैसे हम दूर गए, ये भी पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए भी स्फेरिकल पोटेंशियल सरफेस। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते गए
तो इनके परपेंडिकुलर रखना है अपन को, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस तरीके से बनाना है कि ये इसके साथ 90 डिग्री पे रहे। ऐसे ही इधर भी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर निकालते हुए सरफेस बनाना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इधर से ये ऐसा जाएगा और इधर से ऐसा। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे किस केस में, डाइपोल के केस में। अब मैं इन्हें डार्क कर देता हूँ। देखो शुरुआत में चार्ज के आसपास तो एक दो स्फेयर और फिर इनके परपेंडिकुलर ये कर्व्स। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे डाइपोल के लिए। नोट कर लो। सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव बोल दें या नेगेटिव चार्जेस। भाई दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो, सबसे पहले क्या करो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। ठीक है, तो सर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर से भी हो गई कुछ इस तरीके की। अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, खुद से थोड़ा दिमाग लगाना और बना के लाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता